Now see, this is our last NCERT reading clip for the chapter 16, environmental issues. And mainly we are discussing a title, deforestation. So I will explain before we go through the book. So first, what is deforestation? So it is permanent destruction or clearing the forest or woodland for long time ड्यू टू सम पर्पज. तो सर आपने कहा कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब परमानेंट डिस्ट्रक्शन और क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट और वुडलैंड, बट इट हैपन्स ओवर अ टाइम, इट इज़ नॉट अ सडन थिंग. दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन? सो जंगलाची कटाई आपण कशासाठी करतो? तो नंबर 1, कलेक्शन ऑफ फायरवूड. So 50% of the world's population still use the firewood for cooking purpose, and for that purpose there is a clearing of the forest. Second is we need a land for agriculture. So day by day human population is increasing, and to feed the ever growing population more land is to be brought under agriculture, and agricultural land is limited. To increase that land, the forest is cleared and that space is used for agriculture purpose. Number 3, for collection of timber wood. So for construction purpose we need a timber wood. For that also there is a clearing of the forest. Next, it is for rail, roads, dams, factories, mining activity, etc. Also, we need pasture, that is a grazing land for our cattle. तो सर तुम्ही म्हणता की डिफॉरेस्टेशन म्हणजे परमनंट डिस्ट्रक्शन और क्लिअरिंग द फॉरेस्ट और वुडलँड ओव्हर अ टाईम फॉर सम पर्पज. मग तुम्ही सांगितले रिझन्स फॉर डिफॉरेस्टेशन, की जंगलाची कटाई होते कशासाठी. सो कलेक्शन ऑफ फायरवूड, लँड फॉर ॲग्रिकल्चर, लँड फॉर ग्रेझिंग द कॅटल दॅट इज पाश्चर, collection of timber wood, the land for rail, road, dams, factories, mining activities. तो या कारणांसाठी होत असते डिफॉरेस्टेशन. तो सर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इसका सबूत क्या है? तो सुनो. 1900 में इन 1900 in India 30% of the land was covered by forest. That is, the forest cover was 30%. In 2000, after 100 years, only 19.4% land is covered with forest. तो जहाँ 30% ज़मीन के ऊपर जंगल हुआ करते थे 1900 में, 100 साल बाद वहाँ केवल 19.4% ज़मीन के ऊपर ही फॉरेस्ट बचा. मतलब 100 साल में करीब करीब 10% तो हुआ है डिफॉरेस्टेशन, इन्हीं कारणों की वजह से. म्हणजे जर 1900 साली आपल्या देशामध्ये किती जमिनीवर जंगल असायचं? 30%. आणि वर्ष 2000 ते किती उरलं आता? फक्त 19.4%. आता डिफॉरेस्टेशनबद्दल एक तुम्हाला सांगायचं आहे, झूम कल्टिवेशन. तो व्हॉट इज झूम कल्टिवेशन? यालाच दुसरं नाव आहे और स्लॅश अँड बर्न. स्लॅश अँड बर्न मेथड.
तो इसका अर्थ क्या है? तो सुनो, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ करती क्या है? तो समझो उनके आस पड़ोस में जंगल है 2-4 किलोमीटर। तो वो कुल्हाड़ी से वो पूरा जंगल काट देते और फिर उसको काटने के बाद जो लकड़ी बचती है उसको जला देते, और जलाने के बाद जो ऐश बचती है, राख, उसे वो फर्टिलाइज़र मानते और वहाँ पे फिर खेतीबाड़ी करते। कुछ वर्ष खेतीबाड़ी करने के बाद वहाँ से वो आगे का जंगल काट देते और फिर वहाँ पे खेती करते। तब तक इधर जंगल उग चुका होता है लॉन्ग स्पेल की वजह से। तो शिफ्टिंग ॲग्रिकल्चर किंवा झूम कल्टिवेशन और स्लॅश ऑन बर्न सिस्टम, तो इट इज वन ऑफ द रिझन बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन इन आवर कंट्री. तो आपण पाहिलं की डिफॉरेस्टेशनचं कारण कलेक्शन ऑफ फायरवूड असू शकतं, लँड फॉर ॲग्रिकल्चरसाठी डिफॉरेस्टेशन होते, सो टिंबरवूडसाठी डिफॉरेस्टेशन होते, पाश्चर्ससाठी म्हणजे ग्रेझिंग लँडसाठी होते, टू ले द रेल, रोड, डैम, फैक्ट्रीज, माइनिंग एक्टिविटीज़, सो इनके लिए डिफॉरेस्टेशन होता है. अब हमें आगे जाना है कि डिफॉरेस्टेशन के हजार्ड्स क्या है. तो तुम्हाला आहे ना बोर्डात असे प्रश्न विचारतात, व्हाट आर द रीजन्स फॉर डिफॉरेस्टेशन. तो हमने 5 रीज़न बताए. व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो वो सुनो. नंबर 1, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले क्या होगा, तो सॉइल इरोजन. दूसरा, फ्लड इंसिडेंस. तीसरा, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. चौथा, एंडेंजरिंग ऑफ स्पीसीज. सो जंगल काटने के बाद जो वर्षा होगी वो सीधे मिट्टी पे होगी. जब तक जंगल था तो बारिश का पानी रिक्ष पर पड़ता था. तो सर जंगल काटल्यानंतर पानी डायरेक्ट माटीवर पड़ेल और वो अपने साथ ऊपर ऊपर की टॉप सॉइल बहा ले जाएगा. तो उससे सॉइल इरोजन होगा, टॉप सॉइल चले जाएगी. दूसरा, फ्लड इंसिडेंस. तो पहले ये जंगल के जो वृक्ष के रूट्स थे वो बहते पानी को पकड़ के रखते थे, धर के रखते थे. म्हणजे पहिले जंगलांमध्ये जेव्हा पाऊस व्हायचा तेव्हा झाडाचे मुळं पाण्याला धरून ठेवायचे. पण आता जंगलच नाही, झर्र पानी नदियों में चले जाता और बाढ़ आती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा विच इज़ द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ते कसं, तो सर वो वृक्ष ही तो थे जो हमारी गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही थी उसको कम से कम एब्सॉर्ब करते थे. अब वही नहीं रहे तो CO2 तो बढ़ जाएगा, विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. एंडेंजरिंग ऑफ द स्पीसीज. तो जो फॉरेस्ट कई सारे एनिमल के लिए होम था, हाउस था, शेल्टर था, वही तबाह हो गया. तो अब ये सारे प्राणी बेचारे एक्सपोज हो गए, मारे गए, उनकी तादाद बहुत सीमित हो गई. दैट इज एंडेंजरिंग ऑफ द स्पीसीज. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन रेनफॉल. तो पाऊस जो आहे तो दिवसेंदिवस कमी पडतो. तो सर एकीकडे तुम्ही म्हणता की रिडक्शन इन रेनफॉल, दुसरीकडे म्हणता फ्लड. हो, तर फ्लड काय तो, कारण झाडं पाण्याला धरून ठेवायचे. आता झाडच नाही तर पाणी वाहून जातं जेवढं पडलं तेवढं, आणि का पाणी कमी आहे पहिल्यापेक्षा आता. सो सॉइल इरोजन अँड डेझर्टिफिकेशन, रिडक्शन इन रेनफॉल, फ्लड इन्सिडन्सेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग,
एंडेंजरिंग ऑफ द ॲनिमल स्पीसीज, आल्सो प्लांट स्पीसीज. तो याच्यासाठी होते आहे दीज आर द हजार्ड्स बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन. तो सर आता 2 टायटल तुम्ही सांगितले की व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हॉट आर द हजार्ड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. आता आपल्याला पाहायचं आहे की हे जे हजार्ड्स आहे, पोल्युशन वाढतं आणि सॉईल इरोजन होतं, डेझर्टिफिकेशन होतं, फ्लड इन्सिडन्स वाढतात, ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग, एंडेंजरिंग ऑफ स्पेसीज, रिडक्शन इन रेनफॉल. तर मग आता याच्यावर इलाज काय आहे? तर मी याच्यावर तुम्हाला 3 इलाज सांगतो. सो पहला, जंगल बढ़ाने के लिए हमारे पास विकल्प जो है वो है अफॉरेस्टेशन. दूसरा है रीफॉरेस्टेशन. सो एफॉरेस्टेशन, reforestation, agroforestry. तो सर what is afforestation? Now listen. So planting trees on barren and unused land. सो जो भूमि बांझ है, कभी उसका उपयोग नहीं लिया गया, अनयूज्ड है, वहाँ नए सिरे से वृक्ष को लगाना मतलब एफॉरेस्टेशन. म्हणजे गावाच्या आजूबाजूची उजाड जमीन असेल, पहाडावरची उजाड जमीन असेल, तर तिथे वृक्ष लावणे, वनीकरण करणे म्हणजे एफॉरेस्टेशन. नाव व्हॉट इज reforestation? So restoring the forest once existed. म्हणजे कहीं पे जंगल हुआ करता था 150 साल पहले और इंसान ने उस जंगल को तबाह कर दिया. अब ऐसी ज़मीन पर वृक्ष अगर लगाते हैं तो दॅट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन. नवीन जिथे झाडं तुम्ही लावाल, जिथे कधी जंगल नव्हतं ते अफॉरेस्टेशन. जिथलं जंगल नष्ट झालं तिथे झाडं लावले तर रिफॉरेस्टेशन. आता ॲग्रोफॉरेस्ट्री. तो ॲग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब है यूजिंग द सेम पीस ऑफ लैंड फॉर ट्रीज एंड क्रॉप्स. Trees and crops means using the same piece of land for growing our crops as well as perennial trees is called agroforestry. So afforestation, reforestation, agroforestry, इनसे हम लोग फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं. अब देखो, भारत के एक फूड मिनिस्टर थे, मिस्टर KM मुंशी. उन्होंने वन महोत्सव, दैट इज अ फॅलिसिटेशन फॉर द ट्री प्लांटिंग, ज्याला आपण वन महोत्सव म्हणतो, जुलै महिन्यामध्ये असतो वन महोत्सव, तो सुरू केला होता. मतलब ये एक निमित्त है वृक्ष लगाने के लिए. छोटे बच्चों के हाथों से, पॉलिटिशियंस होंगे, सीनियर सिटीजन्स होंगे, उनके हाथों से. तो वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर KM मुंशी. मोहन धारिया फ्रॉम महाराष्ट्र, त्यांनी सुद्धा वनराई नावाची एक संस्था काढली होती. उसमें भी बहुत सारे वृक्ष उन्होंने लगाए. तो 5 जून इज वर्ल्ड्स एन्व्हायरमेंट डे. तो त्यानिमित्त सुद्धा वृक्ष लागवड केल्या जाऊ शकते. तो एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ॲग्रोफॉरेस्ट्री,
सेलिब्रेटिंग द वन महोत्सवा, इससे हम लोग फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं। अब सुनो, इन 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी केम इनटू एक्झिस्टन्स। 1988 नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अस्तित्वात आली। उनका रिकमेंडेशन है कि अगर प्लेन भूमि है तो उस पे 33% भूमि के ऊपर होना चाहिए फॉरेस्ट। सो इट इज़ रिकमेंडेड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 दैट 33% of the land should be covered with forest for plain। बट अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो फिर तो 67% ऑफ द लैंड शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो 67% ऑफ द लैंड शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट फॉर हिली एरिया या स्लोपी लैंड। ये एक ध्यान में रखना होगा हमें। आता सर आपल्याला कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कळले, आपल्याला हजार्ड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन समजले, आपल्याला फॉरेस्ट कवर कसं वाढवायचं हे समजलं, नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आपल्याला कळली। आता आपण थोडंसं पुढे जाऊ। झूम कल्टिवेशनच्या बाबतीत आपण बोललो, तो 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1980। तो हा नीट क्वेश्चन नहीं है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1980। हा काय कन्सेप्ट आहे? तो जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंटचं म्हणणं आहे की समजा एखाद्या ठिकाणी जंगल आहे, उस जंगल की रक्षा मुंबई और दिल्ली में बैठे लोग या फिर मुंबई में दिल्ली में बैठी सरकार तो जंगल को बचाने नहीं जाएगी, तो द लोकल पीपल म्हणजे ज्या ट्रायबल कम्युनिटीज असतील, तो त्या ट्रायबल कम्युनिटी आणि सरकार मिळून फॉरेस्टचं प्रोटेक्शन झालं पाहिजे। सो जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट मीन्स there should be a participation of a local community along with government authority to protect the forest। पर सर ये जो लोकल लोग हैं वो फॉरेस्ट की रक्षा क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि उन्हें अधिकार दिया जाता है कि ये ज़मीन, ये जंगल आपका है, आप इसमें से वस्तुएं बेच सकते हैं। जैसे यहाँ से आप हनी का कलेक्शन कर सकते हैं, रुद्राक्ष का कलेक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ से तेंदुपत्ता निकाल कर बेच सकते हैं, आप यहाँ से ककून्स कलेक्ट कर सकते हैं फॉर सिल्क। बस वृक्ष को ना तोड़े। तो द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज दैट पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अब हमें कुछ स्टोरीज देखनी है कि कैसे लोकल लोगों ने जंगल को बचाया। अब देखो, इट्स अ ओल्ड स्टोरी ऑफ 1731। 1731 सालची एक स्टोरी आहे, ओल्ड स्टोरी आहे की किंग ऑफ जोधपुर wants to construct a new palace, and to construct a new palace he required the timber wood. He asked one of his minister to go in Garhwal Himalaya to collect the timber wood. तो 1731 मध्ये जोधपूरच्या राजाला महल बांधायचा होता, त्याच्यासाठी त्याला लाकूड पाहिजे होतं। त्याने त्याच्या मंत्र्याला सांगितलं की लाकूड तोडे घेऊन जा आणि गढवाल हिमालयामधून
तुम्ही लाकूड जंगल कापून घेऊन या. द मिनिस्टर अँड एक्समेन वेंट द प्लेस. दॅट प्लेस इज इनहॅबिटेड बाय बिश्नोईज. आता हे जे बिश्नोईज आहेत, ही अशी एक कम्युनिटी आहे, असा एक समाज आहे की दे आर नोन फॉर पीसफुल कोहॅबिटेशन इन फॉरेस्ट. म्हणजे ते जंगलाला त्यांची वनदेवता मानतात आणि जंगलात ते लोक राहतात, ते वृक्ष तोडत नाहीत कधी. तिथं जेव्हा तो मिनिस्टर आणि एक्समेन गेले, तर बिश्नोई समाजाच्या माता भगिनींनी, वहाँ की महिलाओं ने कहा कि आप ये जंगल नहीं तोड़ सकते, ये जंगल हमारा है, इसमें हमारी वनदेवता बसती है. द मिनिस्टर अँड एक्समेन they said, no, we have been ordered by the king, we cannot disobey him. तो ये राजा की मर्जी है, हम उसे नहीं ठुकरा सकते. अब बिश्नोई महिलाएं वृक्ष को चिपक गई और कहा कि आप ये जंगल नहीं तोड़ सकते, इसमें हमारी वनदेवता बसती है. तो वन ऑफ द बिश्नोई वुमन, अमृता देवी Bishnoi, she hugged the tree, embraced the tree and said, you cut me first and then the tree. कहते हैं कि मंत्री ने उसे बार बार कहा कि आप हट जाइए, हमें वृक्ष तोड़ने हैं, पर वो भी अपने जिद पे अड़ी रही कि आपको इस वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटना होगा. और राजा के लोगों ने इस वृक्ष के साथ उसे भी मार डाला. तुरंत उसकी 3 बच्चियां भी लिपट गई उस वृक्ष से, उन्हें भी मार दिया. और कई सारी बिश्नोई महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी वृक्ष को बचाने, जंगल को बचाने. और पूरी दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जहां इंसान ने अपनी जान की बाजी लगा दी जंगल को बचाने. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ 1731. अब आगे सुनो. इन 1974, दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, एक कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर डैम बनवाना था और उसके लिए वो जंगल काटना चाहता था. वापिस इन बिश्नोई महिलाओं ने एक चिपको मूवमेंट स्टार्ट की और हर महिला वृक्ष के साथ लिपट गई और कॉन्ट्रैक्टर भाग गया और जंगल बचाया गया. ये चिपको मूवमेंट की सराहना दुनिया ने की थी. इसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, सुंदरलाल जी बहुगुणा, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था. ऐसे ही 1984 में कर्नाटका में एक अपीको मूवमेंट चला था. इन कन्नड़ा चिपको माने अपीको, उन्होंने भी जंगल को बचाया. ये स्टोरीज़ हमें कहती है कि जब तक लोकल पार्टिसिपेशन नहीं है, तब तक मुंबई दिल्ली में बैठी सरकार जंगलों को नहीं बचा सकती. आता आपण वाचू शकतो. So let us start. Deforestation is conversion of forested area to non-forested area. Deforestation is conversion of forested area into non-forested one. According to an estimate, almost 40% of the forest have been lost इन ट्रॉपिक्स. सो एक एस्टिमेट के अनुसार ट्रॉपिक्स माने जहाँ तापमान अधिक रहता, जहाँ इंसानी सभ्यता बहुत ज़्यादा फैली है, वहाँ 40% जंगल काटे गए. कंपेयर्ड टू ओनली 1% इन टेम्परेट रीजन. तो टेम्परेट रीजन माने जहाँ 0 से नीचे तापमान चले जाता,
वहाँ सिर्फ 1% ही डिफॉरेस्टेशन हुआ. ये क्या दर्शाता है? तर सर हे दाखवते की जिकडे ह्युमन पॉप्युलेशन जास्त आहे तिकडे 40% डिफॉरेस्टेशन झालं आणि जिकडे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं के बराबर है वहाँ सिर्फ 1%. इसका मतलब इंसान ही शामिल है इन डिफॉरेस्टेशन. कभी कभार खुद नेचर भी डिफॉरेस्टेशन करता है. फॉरेस्ट फायर लगते हैं. वनांना आगी लागतात, वनवा म्हणतात त्याला. उसमें भी हज़ारों हेक्टर भूमि या जंगल जल जाता है. कई प्राणी उसमें मर जाते हैं. और कभी कभार सीरियस पेस्ट और डिसीज़ आते हैं. कभी फ्लड सिचुएशन आती है, कभी भूचाल आता है, वल्केनिक इरप्शंस आता है, तो उसमें भी डिफॉरेस्टेशन होता. दे आर द नेचुरल रीज़न. बट हम तो यहाँ मैन मेड रीज़न देख रहे कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक्स एज कम्पेयर टू ओनली 1% इन टेम्परेट रीजन. द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन पर्टिक्युलरली ग्रीम इन इंडिया. आपल्या देशात हा सिनेरियो फारच गंभीर आहे. ॲट द बिगिनिंग ऑफ 19th century ॲट द बिगिनिंग ऑफ 20th century म्हणजे इन 1900 द फॉरेस्ट कवर्ड about 30% of the land of India. By the end of 20th century, that is in 2000, it reduced to 21.54%. Actually, जुन्या पुस्तकात इथं 19.4% दिला आहे, म्हणून मी तुम्हाला शिकवताना 19.4% सांगितलं. पण तुम्ही जी फिगर दिली आहे त्याला फोकस केलं तरी चालेल. So, by the end of 20th century, the forest cover reduced to 21.54%, whereas the National Forest Policy 1988, तुमची underline, of India recommended 33% for forest cover for plain and 67% for hills or slope. How does deforestation occur? Number of human activities contribute to deforestation. One major reason is conversion of forest to agricultural land. Underline. इन्होंने बड़ा कारण पेश किया है कि डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण है कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड सो एज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन. ट्रीज आर कट for timber, firewood, cattle ranching, and for several other purposes. Slash and burn agriculture, commonly called zoom cultivation, in northeastern states of India has also contributed to deforestation. In slash and burn agriculture, farmer cut down the tree of the forest, burn the remains of the plant, the ash is used as fertilizer, and the land is then used for farming or cattle grazing. After cultivation, the area is left for several years, माने दोबारा उस एरिया पे खेती नहीं करते फिर, as it allows the recovery. The farmer then move on to other areas and repeat the same thing. In earlier days, when zoom cultivation was in prevalence, enough time gap was given so that the land recovered from the effect of cultivation. But with increase in population and repeated cultivation, this recovery phase is gone away, with resulting in deforestation. What are the consequences of deforestation? तो जसं मी सांगितलं, रिडक्शन इन रेनफॉल, फ्लड इन्सिडन्सेस, इन्क्रीज इन ग्रीन हाऊस गॅसेस, इन्व्हायरमेंटल पोल्युशन, एंडेंजरिंग ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल स्पीसीज, सो श्रिंकिंग ऑफ द फ्यूएल वूड, देन ऐसे बहुत सारे कारण मैंने बताए. उसके हज़ार्ड्स क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन.
One of the major effect is enhanced CO2 concentration in atmosphere because the trees that could hold lot of carbon in their biomass are lost with deforestation. तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, साइक्लोन्स हरिकेन्स आएंगे. Deforestation also cause loss of biodiversity due to habitat destruction, disturb the hydrological cycle, causes soil erosion, may lead to desertification. तो हे बोर्डातही विचारतात. अब यहाँ एक टाइटल है रिफॉरेस्टेशन. तो रिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वॉज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट. जहाँ कभी जंगल हुआ करता था और वो कभी तबाह किया गया, वहाँ नए सिरे से जंगल लगाना इज रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन में अकर नॅचरली इन डिफॉरेस्टेड एरिया. तो जिथलं जंगल नष्ट झालं तिथं आपोआप सुद्धा रिफॉरेस्टेशन होते. हावेवर वी कॅन स्पीड इट अप by planting trees with due consideration to biodiversity that existed in that area. तो वैसे तो नेचुरली भी वहाँ पे वापस फॉरेस्ट रिस्टोर होगा, पर हम चाहे तो इसकी गति बढ़ा सकते हैं बाय प्लांटिंग द ट्री. पर ध्यान रहे वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी पहले थी उसी प्रकार के वृक्ष लगाइए. एक्सोटिक स्पीसीज कोई सुंदर वृक्ष मत लगाइए. नाउ a case study of people's participation in conservation of the forest. So people's participation has a long history in India. In 1731, King of Jodhpur in Rajasthan asked one of his minister to arrange wood for construction of new palace. Minister and worker went to forest near a village inhabited by Bishnois to cut down the trees. The Bishnoi community is known for their peaceful coexistence with the nature. The effort to cut down the tree by king was thwarted by the Bishnoi. त्यांनी रिफ्यूज केलं बिश्नोईनी. The Bishnoi woman Amrita Devi showed exemplary courage by hugging a tree and daring the king's men to cut her first before cutting the tree. The tree mattered so much to her than her own life. Sadly, king's men did not heed to her plea. त्यांनी ती विनंती नाही ऐकली and cut down the tree along with Amrita Devi. Her 3 daughters and hundreds of other Bishnoi followed her. Her 3 daughters and hundreds of other Bishnoi followed her and thus lost their lives saving the tree. Now here in history do we find a commitment of this magnitude when humans sacrificed their lives, for cause of the environment. Government of India recently instituted Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award for a person or community of the rural area that have shown extraordinary courage and dedication in protecting the wildlife. सो भारत सरकारने आत्ता अमृता देवी बिश्नोई वाईल्डलाईफ प्रोटेक्शन अवॉर्ड सुरू केला व्यक्ती किंवा समूहासाठी जे फॉरेस्ट किंवा वाईल्डलाईफ प्रोटेक्ट करतील. यू मे हॅव हर्ड ऑफ चिपको मोमेंट ऑफ गढवाल हिमालया. हा तोच एरिया आहे जिथे आता ग्लासियर ब्रेक होऊन 150 लोक मेले. इन 1974 लोकल विमेन शोड enormous bravery in protecting the tree from the axe of contractor by hugging them. People all over the world acclaimed Chipko movement. Realizing the significance of participation of the local community, जब सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि लोकल पीपल ही उसे बचा सकते,
Government of India in 1980, NEET question, has introduced concept of joint forest management, JFM, so as to work closely with the local community for protecting and managing the forest. In return for their services to the forest, the communities get benefit of various forest products, fruit, gum, rubber, medicine, and thus forest can be conserved in sustainable manner. अब आपका 16वां टॉपिक इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है। तो वीडियो लेक्चर में बहुत समय जाता था और 100% मार्क्स आपको मिलेंगे और आप टेस्ट देके इसको साबित करोगे। थैंक यू।